बर्लिन। ये शहर जितना कॉस्मोपॉलिटन है उतना ही इसने अपने इतिहास को भी संजो कर रखा है। आज भी आपको यहाँ बर्लिन दीवार के अंश दिख जाएंगे। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का जो बॉर्डर था, वहाँ जो चेक पॉइंट था, वो आज भी आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे टूरिस्ट टूर्स होते हैं जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से किए जाते हैं। यहाँ की हर सड़क, हर गली में आपको कोई ना कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसका नाम है रोजा लुक्समबर्ग प्लाट्स। वहाँ का एक मशहूर मेट्रो स्टेशन भी है इसी नाम का। और तो और एक सड़क भी है, रोजा लुक्समबर्ग स्ट्रासे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हिस्टोरिकल रेफरेंस हो तो वहाँ रहने वाले लोगों को उसके पीछे की कहानी भी पता हो। नमस्कार, मैं हूँ ईशा। आप जुड़ चुके हैं डॉयचे वेले के पॉडकास्ट वो कौन थी से। और क्योंकि मैं ये पॉडकास्ट जर्मनी से कर रही हूँ तो एक कहानी तो जर्मनी से भी बनती है। तो आज सुनाऊंगी आपको वो कहानी जो ज़्यादातर जर्मनी के लोग भी भूल चुके हैं। कहानी रोजा लुक्समबर्ग की। वो कौन थी? पांच मार्च 1871 जामोश्च नाम के एक शहर में जन्म हुआ रोजालिया लुक्सेमबुर्ग का। जामोश्च पोलैंड में पड़ता है, लेकिन 19वीं सदी का यूरोप आज जैसा नहीं था। सीमाएं अलग थी, राजनीति अलग थी। तो पोलैंड भी आज जैसा स्वतंत्र पोलैंड नहीं था। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से पर रूस का राज था, दूसरे पर ऑस्ट्रिया का और तीसरे पर प्रशिया का। जर्मनी भी तब आज वाले रूप में नहीं था। तब तक जर्मन बोलने वाले सभी राज्य प्रशियन एम्पायर के रूप में मौजूद थे। तो रोजा का जन्म पोलैंड के जिस हिस्से में हुआ था उस पर तब रूस का अधिकार था। रोजालिया को प्यार से घर वाले रोजा कहकर पुकारते थे। रोजा 2 साल की थी जब परिवार वॉर्सॉ जाकर बस गया। पिता लकड़ी के व्यापारी थे। पढ़े लिखे मिडिल क्लास यहूदी परिवार से नाता रखते थे, लेकिन बहुत सफल नहीं थे। रोजा के 4 भाई बहन थे। इनमें से एक बहन के कूल्हे में दिक्कत थी, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। माँ बाप को लगा कि कहीं छोटी बेटी के साथ भी ऐसा ही ना हो जाए, तो एहतियातन ही उसका भी इलाज कराने लगे, जो कि उल्टा पड़ गया। 5 साल की उम्र से ही रोजा की एक टांग दूसरी से छोटी रह गई। पढ़ाई में रोजा काफी तेज थी। पोलिश, रूसी और जर्मन तीनों भाषाएं फर्राटे से बोल लेती थी। 1888 में जब रोजा ने हाई स्कूल खत्म किया तो अपनी क्लास में टॉप किया था, लेकिन उसे गोल्ड मेडल नहीं दिया गया क्योंकि वो यहूदी थी। इस तरह का सुलूक ही शायद वजह था कि रोजा हाई स्कूल में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई थी और परिवार को डर सताने लगा था कि सरकार की नजरें रोजा पर हैं। इसलिए चुपचाप उसे स्विट्जरलैंड भेज दिया ताकि वो वहां सुरक्षित रह सके। हालांकि इतिहासकार योन शुट्रुम्फ बताते हैं कि असली वजह ये थी कि परिवार ने करीब 1 साल तक रोजा के लिए रिश्ता ढूंढा, लेकिन एक टांग छोटी होने के कारण, क्योंकि वो विकलांग थी, तो किसी ने शादी के लिए हाँ ही नहीं की। बड़ी बेटी पहले ही इस वजह से घर पर बैठी थी। परिवार नहीं चाहता था कि छोटी बेटी के साथ भी वैसा ही हो, इसलिए ज्यूरिख की टिकट खरीदी और भेज दिया उसे स्विट्जरलैंड, इस उम्मीद में कि शायद वहां पढ़ लिख कर वो अपने लिए कुछ कर पाएगी। उस जमाने में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख दुनिया की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहां लड़कियों को भी लड़कों की तरह पढ़ने का अधिकार था। यहाँ रोजा ने पहले नेचुरल साइंसेस की पढ़ाई की, फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की। जब रोजा ने अपनी पीएचडी पूरी की तो रईस खानदान के बेटों के बीच अपना थीसिस पेश करने वाली वो एकमात्र लड़की थी। और तो और इकोनॉमिक्स पर उसका थीसिस इतना सराहा गया कि उसे एक किताब की शक्ल में प्रिंट भी किया गया। उन दिनों ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता था कि किसी का थीसिस किताब की शक्ल ले सके। रोजा को राजनीति में करियर बनाना था और इसके लिए उन्हें जर्मनी आना था, लेकिन कानून ऐसे थे कि वो आसानी से जर्मनी नहीं आ सकती थी। तो सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए रोजा ने एक जर्मन व्यक्ति से शादी कर ली। 5 साल तक आधिकारिक रूप से वो शादीशुदा रहीं। बर्लिन आकर उन्होंने बतौर पत्रकार काम करना शुरू किया। 1900 के शुरुआती दशक में रोजा जर्मनी के कई अखबारों के लिए लिख रही थी और देश के बेस्ट पेड जर्नलिस्ट में गिनी जाने लगी थी। लेकिन वो जो भी कमाती उसे राजनीति पर ही खर्च कर देती। जर्मनी आकर वो यहाँ की सोशलिस्ट पार्टी SPD से जुड़ गई।
हर दिन वो अखबार के लिए 1 से 2 लेख लिखा करती। साथ ही अगर कहीं कैंपेनिंग के लिए जा रही हों तो 2-3 भाषण भी दे दिया करती। इसके अलावा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हुए वो नियमित रूप से कॉमरेड्स को चिट्ठियां भी लिखा करती थी। यानी वो दिन भर बिजी रहती थी। उनके भाषण इतने तेज तर्रार होते थे कि उन्हें ब्लडी रोजा का नाम दे दिया गया था। सुनने वाले या तो उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते या फिर नफरत करते, बस नजरअंदाज कोई नहीं कर पाता। और क्योंकि वो मर्दों की दुनिया में अपनी पहचान बना रही थी, इसलिए अक्सर वो मर्दों जैसा ही बर्ताव भी करती। उनके बात करने के लहजे में, उनकी लिखावट में ये झलकता भी था। अगर रोजा के भाषणों की उनकी दोस्तों को लिखी चिट्ठियों से तुलना की जाए तो ऐसा लगता है जैसे 2 अलग अलग लोगों की लिखी बातें पढ़ी जा रही हैं। राजनीतिक जीवन में वो जितनी कठोर थी, निजी जीवन में उतनी ही नर्म। 1898 में जब रोजा बर्लिन आई, तब तक कार्ल मार्क्स को गुजरे 15 साल हो चुके थे। जर्मनी में समाजवादी पार्टी SPD का गठन हो चुका था। ये यूरोप की सबसे मजबूत समाजवादी पार्टी बन रही थी और ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड सबकी नजरें इसकी तरफ थी। साथ ही ये वो दौर था जब रूस के लेनिन भी जर्मनी में रहकर क्रांति कर रहे थे। 1902 में उन्होंने म्यूनिक में रहते हुए एक लेख लिखा था, व्हाट इज टू बी डन, अब क्या करना है। ये उन्होंने रूसी भाषा में लिखा था और आगे चलकर ये लेनिन का सबसे मशहूर लेख साबित हुआ। लेकिन जब उन्होंने ये लिखा था तब अगले कुछ 2 दशकों तक कम से कम पश्चिमी जगत में इस पर कोई खास चर्चा नहीं हुई थी। तब तक इसका अनुवाद भी सिर्फ जर्मन में ही हुआ था। बाकी दुनिया भले ही उस वक्त लेनिन को इतनी तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन रोजा ने लेनिन को बहुत संजीदगी से लिया था। दरअसल लेनिन और रोजा दोनों मार्क्सवादी थे, लेकिन रोजा लेनिन के विचारों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती थी। लेनिन एक ऐसे समाजवाद में विश्वास करते थे जिसमें एक सेंट्रल लीडरशिप हो और वही सबके लिए नियम कायदे तय करे। बाकी हर तरह के ग्रुप, हर तरह की कमेटी सब उस एक नेता के नीचे ही काम करें। जबकि रोजा का मानना था कि लेनिन जो चाह रहे हैं उसका नतीजा एक भयानक कम्युनिस्ट तानाशाही के रूप में देखने को मिलेगा। इसे रोजा की दूरदृष्टि ही कहा जाएगा कि उन्होंने शुरू में ही बता दिया था कि आगे चलकर अंजाम क्या होने वाला है। रोजा लुक्सेमबर्ग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी लोकतांत्रिक समाजवाद में भरोसा करती थी। उनके लिए आज़ादी बहुत अहम थी। उन्होंने एक बार लिखा था, आज़ादी सिर्फ सरकार के समर्थकों की आज़ादी, सिर्फ किसी पार्टी के सदस्यों के लिए आज़ादी, भले ही उनकी संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ये आज़ादी नहीं है। अलग विचार रखने की आज़ादी ही सही मायनों में आज़ादी होती है। आज़ादी कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं हो सकती। रोजा ने यह भी लिखा कि जो देश अपने नागरिकों को पूरी आज़ादी नहीं देते वहां गरीबी पसरती है, क्योंकि लोकतंत्र को हटाकर वो देश के विकास को ही रोक देते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी आज़ादी की पैरवी कर रही हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर पूरी जनता को ये अधिकार नहीं मिलेगा तो समाजवाद चंद बुद्धिजीवियों के कब्जे में चला जाएगा। रोजा लोगों को अपने विचार रखने की, बोलने की आज़ादी दिलाना चाहती थी। क्योंकि वो खुद बतौर पत्रकार काम कर रही थी, इसलिए वो मीडिया की आज़ादी के मायने भी अच्छी तरह समझती थी। रोजा सेंसरशिप के खिलाफ थी, डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी, लोगों के दमन के खिलाफ थी। उनका कहना था कि पार्टी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन पार्टी का काम लोगों पर राज करना नहीं हो सकता। रोजा के लिए एक बात साफ थी कि आप समाजवाद और लोकतंत्र को एक दूसरे से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। 1905 तक रोजा SPD में अपने करियर के पीक पर पहुंच चुकी थी। वो खुद को रूसी और पोलिश मामलों की जानकार के रूप में एस्टैब्लिश कर चुकी थी। पर साथ ही रोजा के क्रांतिकारी विचारों की वजह से पार्टी में कुछ लोगों को वो खटकने भी लगी थी। इसके अलावा रोजा जंग के भी खिलाफ थी। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने इसके खिलाफ भाषण भी दिए, लेकिन SPD ने संसद में युद्ध के हक में फैसला लिया था। एकमात्र सांसद जिन्होंने युद्ध के खिलाफ वोट दिया था, उनका नाम था कार्ल लिब्कनेश्ट। रोजा को भाषण देने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। एक के बाद एक उन्हें 9 बार कैद हुई। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब वो आखिरकार जेल से रिहा हुई
तो वो काफी कमजोर हो चुकी थी, बाल सफेद पड़ चुके थे। जेल में रहते हुए रोजा की सेहत काफी खराब रही, लेकिन हौसले अब भी बुलंद थे। जंग के बाद बर्लिन एक बदली हुई जगह थी, चारों ओर तबाही, गरीबी, भूखमरी। रोजा ने तब लीबकनेश के साथ मिलकर एक नई पार्टी की शुरुआत की, KPD यानी जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने सत्तारूढ़ SPD पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन निकाले, जिन्होंने जल्द ही बहुत बड़ा रूप ले लिया और SPD के टूटने की नौबत तक आ गई। इसे रोकने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। हालात बिगड़ता देख रोजा लुक्सेमबर्ग और कार्ल लिबकनेश्ट अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद फ्राइकॉर्प्स नाम के पैरामिलिट्री ग्रुप ने उन्हें ढूंढ निकाला। 15 जनवरी 1919। उस शाम एग्जैक्टली क्या हुआ कोई ठीक से नहीं जानता। कोई रिपोर्ट कहती है कि उन्हें बर्लिन के होटल आडलॉन में खोज कर निकाला गया था, तो कोई रिपोर्ट होटल एडन का जिक्र करती है। बहरहाल वो जहां भी मिले वहां से उन्हें कार में बिठाकर जेल ले जाया जाना था। लेकिन जैसे ही रोजा कार में बैठने लगी, उनके सिर पर राइफल के पिछले हिस्से से वार किया गया। फिर उनकी कनपट्टी पर रखकर गोली चलाई गई। रोजा ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन हमलावर रुके नहीं। वो लहूलुहान रोजा को कार में डालकर लिश्टेनस्टाइन ब्रिज तक ले गए और वहां उन्हें नहर में फेंक दिया गया। लिबकनेश्ट को टीयरगार्टन नाम की जगह पर ले जाया गया और वहां उनकी भी गोली मारकर जान ले ली गई। कुछ 4 महीनों बाद रोजा की लाश को नहर से निकाला गया और तब से रोजा बन गई कम्युनिस्ट विचारधारा के लिए अपनी जान देने वाली एक महान महिला। एक ऐसी महिला जिस पर उनकी मौत के बाद भी राजनीति होती रही। ये कभी साबित नहीं हो पाया कि लुक्सेमबर्ग और लिबकनेश्ट का कत्ल SPD ने कराया था। उनकी मौत के कुछ महीनों बाद जर्मनी में नवंबर क्रांति शुरू हुई। इसी के बाद जर्मनी एक लोकतांत्रिक संसदीय गणतंत्र के रूप में बदला, जो कि वाइमार रिपब्लिक के नाम से जाना गया। लुक्सेमबर्ग और लिबकनेश्ट के हत्यारे बाद में जाकर हिटलर के साथ जुड़ गए और फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी 2 हिस्सों में बटा, तो सालों बाद एक बार फिर रोजा लुक्सेमबर्ग को याद किया गया। पूर्वी जर्मनी यानी GDR में समाजवाद था और आजादी नहीं थी, यानी लेनिन वाला मॉडल। इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए GDR ने रोजा को एक हीरो के रूप में पेश किया। दिलचस्प यहाँ ये था कि उन्हें एक कम्युनिस्ट आइकन बनाकर उन्हीं की लिखी चीजों को सेंसर कर दिया गया था। रोजा लुक्सेमबर्ग के नाम पर कई सड़कों के नाम रखे गए। जहां उनकी हत्या हुई वहां एक मेमोरियल भी बना दिया गया। हर साल उनके और लिबकनेश्ट के नाम से प्रदर्शन भी किए जाते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ लेनिन का नाम भी जोड़ दिया जाता है और ये करके उनकी असल क्रांतिकारी सोच को भी छिपा दिया जाता है। आज हमें रोजा लुक्सेमबर्ग की जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा जो भी कुछ पता है वो उनकी चिट्ठियों के कारण पता है। रोजा के पास निजी जिंदगी के लिए, परिवार के लिए कोई वक्त नहीं था। उनके बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, बस कुछ मुट्ठी भर ही लोग थे जिनसे वो संपर्क में रहती थी। कहते हैं रोजा अपने दोस्त और दुश्मन दोनों बहुत ध्यान से चुनती थी। लेनिन की वो कट्टर विरोधी थी, लेकिन उनका सम्मान भी खूब करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को चिट्ठी में लिखा था, बाद में हम हमेशा खुद को बुरी तरह कोसते हैं, हर उस 1 घंटे के लिए जो हमने अपने बुजुर्गों से छीन लिया। मैं तो इतनी बदकिस्मत थी कि थोड़ा भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे तो हर वक्त इंसानियत को बचाने का जरूरी काम करना था, इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना था। इसलिए मुझे मेरे पिता के गुजर जाने की खबर बर्लिन में मिली। वो मेरा इंतजार न कर पाए। शायद उन्होंने खुद से कहा होगा कि कोई फायदा नहीं है, वो भले ही कितना भी इंतजार करते, मेरे पास कभी भी उनके लिए या अपने लिए वक्त होता ही नहीं। और वो चले गए। जाहिर है अब मुझे समझ आ गई है, लेकिन हमें अक्सर समझ तभी आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक दुनिया काफी अलग जगह थी। लोगों के संघर्ष काफी अलग थे। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, भारत में भी लोग संघर्ष कर रहे थे। और अगर ये संघर्ष किसी महिला का हो तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। तो अगले हफ्ते सीजन के आखिरी एपिसोड में होगी कहानी उस जमाने की, भारत की एक महिला की। सुनना मत भूलिएगा।